आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर खाना खाना पसंद करते हैं या फिर कोई भी जो बाहर जाकर चीजों को एंजॉय करना पसंद करता है? तो ये न्यूज सुनने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा इसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे घटिया लोग भी हैं सोसाइटी में जो ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं। यहाँ पर अभी एक वीडियो वायरल हुई, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी कईयों ने। तो इसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ये एक इंसान है जो तंदूरी रोटी बना रहा है। तंदूरी रोटी को तंदूर में डालने से पहले उसके ऊपर थूकता है और उसके बाद में उसको तंदूर में डालता है और फिर पब्लिक को खिला रहा है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ऐसे कई सारे केसेस पास्ट में देखने को मिल चुके हैं। कई सारे जो आटा वगैरह गूंथा जाता है तो उसको पैर से गूंथते हैं आटे को, ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी हिदायत है। एक तो कोशिश करो कि जितना कम हो सके उतना कम बाहर खाइए। अपना अगर कहीं बाहर खाना भी है तो जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, हाँ ये जो पर्टिकुलर ये रेस्टोरेंट है या ये होटल है, ये बहुत सही तरीके से चीजों को फॉलो करके चलता है, ठीक है। तो उसी में आप लोग अपना जिस तरीके से बाहर जाकर खाना खाइए, इधर उधर बिल्कुल भी आउटसाइड में कुछ भी ऐसी चीजें खाने की कोशिश नहीं करें। खासकर आज की डेट में जब कोरोना वायरस इतने लार्ज स्केल पर फैल रहा है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक आप लोगों के लिए साबित हो सकता है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको सोचोगे बाहर खाना खाने से पहले, इसका थोपड़ा एक बार याद आ जाएगा तो आप लोग फिर डिस्टेंस बनाकर रखोगे। इसीलिए कहते हैं देखिए, घर का खाना खाओगे ना तो जिंदगी भर खुश रहोगे और हेल्थ भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। अभी 27 मार्च को अर्थ आवर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो टाइम है यहाँ पर 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक आप लोगों को जो लाइट है वो ऑफ करनी है। तो इसी के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। अच्छा यार, जितना लार्ज स्केल पर हम लोग चीज़ों को सेव कर सकते हैं हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यही वो रिसोर्सेज है जो आने वाले टाइम पर हम लोग अपनी जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है, उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ छोड़ पाएंगे। यहाँ पर दिखाया गया है आज का एक ये न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पर बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में जो है लगभग 1 साल पूरा हो चुका है कोविड-19 के चलते, जब लॉकडाउन लगा था तो कहाँ कहाँ पर क्या कंडीशन देखने को मिली थी, तो उसका एक नज़ारा याद कराने की कोशिश की जा रही है। तो जब कैपिटल से यहाँ से लोग निकलने स्टार्ट हुए थे और सड़कों पर इस तरीके से एक एक बस के लिए लोग की मारामारी चल रही थी, हो सकता है आप में से भी कई सारे पर्सन जो उस टाइम पर इन सब दिक्कतों का शिकार बने। तो ये वही कंडीशन दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए बात की जा रही है अभी हमारी कंट्री के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है एन वी रमन्ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इनकी जो पैदावार है यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के अंदर, ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदा हुए थे 1957 में। इसी के साथ में फिर एडवोकेट बने 1983 में। अपॉइंटेड किए गए यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर परमानेंट जज 2000 में। इसी के बाद में ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने आंध्र प्रदेश के, ये 2013 में। फिर इनको चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बनाया गया 2013 में। इसी के साथ में फिर आगे चलकर इनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया और फिलहाल अब ये यहाँ पर 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे बनने वाले हैं। तो कई सारे आरोप भी जैसे इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। अभी आंध्र प्रदेश के अंदर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके साथ में इनकी रस्साकसी चल रही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कैसे सिचुएशन को आगे लेकर चला जाएगा। तो अगर डायरेक्ट पर्सन स्पेसिफिक न्यूज बनती है तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक तरीका है जिससे आप लोग पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं, पे नहीं कर सकते, बेसिकली डोनेशन दे सकते हैं। तो ये जो डोनेशन होता है इसको ढंग से क्लियर नहीं किया गया, जिस तरीके से कहां से पैसा आएगा और कहां को जाएगा, किस बैंक अकाउंट में से पैसा और किस पॉलिटिकल पार्टी को जाया जा रहा है, तो इसके बीच में एक गैप देखने को मिलता है। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी जैसे इलेक्शन है हमारी कंट्री में 5 एरिया में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर सुना गया है ये पर्टिकुलर जो केस था, काफी लंबा पेंडिंग चल रहा था। तो इसमें अभी बोला गया है कि आखिर ये क्या कंडीशन है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा रहा है, मनी को कैसे यूज किया जा रहा है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो उसको पब्लिक में लाना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे इलेक्शन के लिए तो फिर काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन सुधर पाती है या फिर नहीं। बाकी फिलहाल इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेशन वाला वायरस अभी हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। यानी कि वो कहते हैं कि एक हायर वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग अपना कितना सेव कर पाते हैं, वरना दिक्कत काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। जो अभी बात की जा रही है यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर, तो अब अगर ज्यादा हायर म्यूटेशन का केस अगर सामने निकल कर आएगा तो जो प्रेजेंट दवाइयां हैं वो ढंग से उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो इसलिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इनको कैसे कंट्रोल करके चल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो बात की जा रही है अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए, तो रिसेंटली अभी मॉस्को रसिया के अंदर कई सारे अभी यहाँ पर जो कंट्री है मिले, जिसमें यूएसए था, चाइना था, रसिया था, जिसको ट्राइका बोला गया। तो यहां पर अभी जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बोला गया कि यह गलत है कि इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया। यानी कि चाइना, रसिया और यूएसए के साथ में जिसको 3 कंट्री को मिलकर बात की गई उसमें इंडिया को भी इंक्लूड करना था, इनके द्वारा यह बात की गई है।
तालिबान जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम में अफगानिस्तान के अंदर। तो उसी को लेकर कई सारी यहाँ पर बेसिकली ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं कि कैसे शांति बनाकर रखनी है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कैसे शांति बन पाती है। तो कई लंबे समय से मुद्दा चल रहा है। बाकी जो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के अंदर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल लाया गया 2021 का। ये जो 2021 का बिल है, इसमें पावर जो दी जा रही है वो दी जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी जा रही है जो कि अपॉइंटेड किया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए पर्सन को इतनी पावर दी जा रही है कि उससे जिस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे भी ज्यादा पावर दी जा रही है। तो यहां पर बोला गया है अरविंद केजरीवाल के साहब के द्वारा कि जो डेमोक्रेसी का सबसे दुखी दिन है ये, पर लेकिन हम लोग कंटिन्यू स्ट्रगल करेंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज्यादा जो पावर है वो अपॉइंटेड अथॉरिटी को दी गई है। और ये बोला गया कि जहां जहां भी कोई ये एक्ट है या फिर इस एक्ट में जो भी चीजें लिखी हैं, जहां जहां भी गवर्नमेंट यूज किया गया है उस गवर्नमेंट का मतलब है एलजी, ना कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो ये बात की जा रही है। अब देखते हैं आगे कैसे चीजें बढ़ती हैं। जब यहां पर कोर्ट के अंदर जाता है ये पर्टिकुलर केस, तो कैसे उसको टैकल किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो यहां पर यूटी है, यूनियन की टेरिटरी है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर यूनियन यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। पर लेकिन हमारी कंट्री में जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं उनमें से ओनली 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं प्रेजेंट टाइम पर जहां चीफ मिनिस्टर है। एक तो हो गई पौंडीचेरी और दूसरा हो गया दिल्ली। अब हमारी कंट्री में 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर खुद का हाई कोर्ट है, तो वो याद रखिएगा। एक तो है आज के डेट में दिल्ली, और एक नई अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिली है वो है जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि यहां पर भी चीफ मिनिस्टर की बात की जाती है, पर प्रेजेंट टाइम पर अभी यहां पर इलेक्शन नहीं हुए, तो इसलिए ओनली 2 यूनियन टेरिटरी 8 में से जहां पर खुद के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसके चलते जहां चीफ मिनिस्टर हो गए तो वहां आप लोगों को असेंबली देखने को मिलेगी। अब असेंबली जनता के द्वारा इलेक्ट की जाती है, तो कैसे उसमें बैलेंस बनना चाहिए, तो ये सारे मुद्दे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रखते हैं। वैसे आर्टिकल कई सारे मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है फिर से, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी 12 महिलाएं मारी गई एक पर्टिकुलर रोड एक्सीडेंट के अंदर। अब फिलहाल यहां पर जयपुर के अंदर बात की जा रही है। जयपुर के अंदर यहां पर जो केस निकल कर आ रहा है, तो 5 चिल्ड्रन अभी रोड एक्सीडेंट में जिनकी जान चली गई। तो ये आप लोग एक तरीके से ऐसे देखिए, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में कई सारे तरीके से जैसे कि वीक सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम ये रोड एक्सीडेंट को रोक सकें। इसी के चलते हम लोग मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर फिर भी ये कंडीशन हमारी नहीं रुक पा रही है। 1.5 लाख के करीब लोगों की जान जाती है हर साल हमारी कंट्री में रोड एक्सीडेंट की वजह से, तो इसको हम लोग रोक सकते हैं। इसी के साथ में 4.5 लाख के करीब या फिर नॉर्मली 5 लाख के करीब लोगों की बेसिकली इंजर्ड होते हैं रोड एक्सीडेंट से, तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको कैसे हम लोग रोक पाएंगे, तो ये देखने वाली बात है यहाँ पर। तो जो बच्चों की जान गई है, 3 लड़की थी, इसमें 2 लड़के थे और ये 9th और 10th क्लास के बच्चे थे बेसिकली, जो यहां पर ये दुर्घटना देखने को मिली। तो काफी दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हैं टुलिप जो बेसिकली ये फूल देखने के लिए, तो एशिया का लार्जेस्ट गार्डन है कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं कि टुलिप जो फूल है उसका एशिया के अंदर सबसे बड़ा गार्डन कहां पर है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। बोला जा रहा है कि 15 लाख के करीब फूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लगभग 64 वैरायटी के अंदर। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि यहां पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म एक्टिविटी है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो टुलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा कहां पर है, यह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं। यहां पर जो रिसेंटली अभी आप लोगों को पता है, इसके बारे में एक आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा। अभी यूएन जो ह्यूमन राइट कमीशन के चलते यहां पर जो श्रीलंका के खिलाफ केस चल रहा था, तो हमारी कंट्री के द्वारा जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने वोटिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं किया है, यानी कि एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग वोट डाल के आएंगे, या तो आप लोग फेवर में वोट देंगे या फिर आप लोग अपोजिट में वोट देंगे। पर लेकिन अगर आप लोग वोट डालने ही नहीं गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोगों ने ना तो फेवर में वोट दी ना ही अपोज में वोट दी, उसको लेकर आप लोग न्यूट्रल हैं। अगर उसको लेकर आप लोग न्यूट्रल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तमिलियन कम्युनिटी के जो इशू हैं उनके ऊपर आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में ये सपोर्ट हो गया श्रीलंका की गवर्नमेंट को। पूरा आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा, डिटेल में डिस्कस करूंगा और कई सारे एंगल भी आप लोग यहां पर इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जानेंगे इसके बारे में। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोग बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है उसको 50 साल पूरे हो गए, क्योंकि आप लोगों को पता है 1971 में जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया एक नया कंट्री बनाने के लिए, जिसको आज के डेट में हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। देखिए जब स्टार्टिंग में अगर आप लोग इसको देखेगा तो ऐसा हुआ करता था, इसको बोलते थे हम लोग वेस्ट पाकिस्तान, जो आज के डेट में पाकिस्तान है, और यहां पर जो बांग्लादेश हो गया इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। पर 1971 की जो वॉर हुई उसके बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान था ये एक नए कंट्री बन गया जिसको बांग्लादेश बोलने लगे।
और यहाँ पर जो पाकिस्तान था ये वेस्ट पाकिस्तान था, इसको बेसिकली हम लोग पाकिस्तान बोलने लगे। तो कंट्री जो नई कंट्री बनकर आई 1971 में, क्वेश्चन बना जाता है कि सबसे पहले किसने इसको रिकॉग्नाइज किया इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर, तो भूटान ने रिकॉग्नाइज किया, यानी कि भूटान ने सबसे पहले बोला कि बांग्लादेश पैदा हुआ है। और दूसरे नंबर पर कौन था, दूसरे नंबर पर थी हमारी कंट्री, कि हमने इसको रिकॉग्नाइज किया कि नई कंट्री पैदा हुई है। तो इस कंट्री के जो 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसी के सेलिब्रेशन के लिए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये यहां पर जा रहे हैं, कहां पर, बांग्लादेश के अंदर। और 2020 में अगर हम लोग बात करें यहां पर बांग्लादेश के जो बेसिकली यहां पर जो इनके फाउंडिंग फादर है मुजीबुर रहमान साहब, उनको यहां पर बांग्लादेश के अंदर उनके 100 साल पूरे हो गए, तो उसका भी सेलिब्रेशन अभी यहां पर चल रहा था। हमारी कंट्री में 26 जनवरी, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं ऐसे, 26 जनवरी पर बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जो हमारी कंट्री में 26 जनवरी पर भी परेड आप लोगों को देखने को मिली। बांग्लादेश में अगर यहां पर शेख हसीना रहती है तो हमारी कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे खासे रहते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा काफी अच्छा रोल प्ले किया गया था इनके पिताश्री के साथ में मिलकर, शेख मुजीबुर रहमान। आखिर अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी इसके बारे में अगर हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा ये और इनकी जो बहन थी वो बच गई थी, और ना पूरे परिवार को यहां पर मिलिट्री कू करके पूरे परिवार को मार दिया गया था। तो शेख मुजीबुर रहमान की भी जान ले ली गई थी यहां पर उस टाइम पर। तो ये भी कुछ ऐसे फंडे हैं जो आप लोगों ने हिस्ट्री में देखा होगा। आखिर आप लोगों से पूछा जाए 1971 की जो वॉर हुई थी उसका मेन रीजन क्या था, मेन रीजन था भाषा के बेस पर बेसिकली भेदभाव। पाकिस्तान जो आज के में जिसको आप लोग पाकिस्तान बोलते हैं, उस टाइम पर उसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, वो सोच रहा था बांग्लादेश से भी उर्दू को कंपलसरी बना दिया जाए, पर लेकिन इन्होंने बोला कि हमारी जो मेन लैंग्वेज है, भाषा है, वो है बंगाली, तो हम लोग उर्दू को क्यों अपनी भाषा माने, तो इनके द्वारा उसको मना कर दिया गया। तो वहां से इशू निकल कर चला था, तो मेनली लैंग्वेज को लेकर यहां पर ये इशू निकलकर सामने आया था। तो बंगला के नाम पर आप लोग देखते हैं यहां पर बांग्लादेश आज के डेट में देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री के रिलेशन काफी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन टच करता है हमारी कंट्री के साथ में, तो वो है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे पर कौन है, तीसरे पर है पाकिस्तान, चौथे पर कौन है, चौथे पर है नेपाल, और फिर इसके बाद में आप लोग याद रखते हैं MBA, ठीक है। तो ये कौन हो गया, ये हो गया म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 कंट्री है जो हमारी कंट्री के साथ में बाउंड्री टच करती हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं पर लेकिन आप लोग अगर लेक्चर कंटिन्यूअस सुनेंगे तो कई बार तो मैं ही रिपीट इनको कर देता हूं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहां पर ये बांग्लादेश हो गया, ऊपर चाइना हो गया, यहां पर पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और इधर अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि श्रीलंका हमारी कंट्री की बाउंड्री को टच करता है, नहीं टच करता है, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी बात है जो आप लोग याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बाइडेन के बारे में। तो जो बाइडेन ने बोला है अभी रिसेंटली 1 सप्ताह के अंदर अंदर लगभग 2 मास शूटिंग देखने को मिली, जिसमें 18 के करीब लोग मारे गए। देखिए यूएसए के अंदर ये एक तरीके से नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगा, हर एक पर्सन जो है अपनी प्राइवेट गन रख सकता है। तो अगर पर्सन प्राइवेट गन रखेगा तो जरा सा गुस्सा आने पर ही वो तुरंत गोली मारेगा किसी न किसी को, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो अभी यही कंडीशन यहां पर यूएसए के अंदर निकल कर आई, 18 लोगों की जान चली गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े फेवर में थे इसके, वो बोलते थे हर एक इंसान के पास में खुद की बंदूक होनी चाहिए। तो ये जो बंदूक है ये बिल्कुल वही कंडीशन प्रोवाइड कराती है कि अगर पर्सन के पास में बंदूक है तो कभी भी किसी भी टाइम पर वो किसी को भी गोली मार सकता है, अपनी सेफ्टी का उसको खतरा भी लगे तो तुरंत उसको गोली मारेगा वो। तो इस तरीके से कई सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, सासू ने खुली कैसा है, सासू ने खोला संदूक उसमें से निकली एक बंदूक, सासू डर गई। तो वही बात आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर हर एक इंसान के पास में बंदूक है, अगर बाहर का कोई लोग जाएंगे तो डर जाएंगे कि यार ये चल क्या रहा है। जैसे आप लोग मोबाइल फोन लेकर घूमते हैं, ऐसे यूएसए में लोग जो है उनके पास में जो गन वो ले सकते हैं, इस तरीके की कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि सारी चीजें। चाइना जो है काफी गुस्से में आ गया, क्योंकि फिलहाल जो है यूरोपियन यूनियन और यूएसए जो है वो एक तराजू के एक पलड़े में आकर बैठ गए हैं चाइना को टैकल करने के लिए। तो चाइना यहाँ पर इस पर काफी फूट कर गुस्से में आ रहा है कि देख लूंगा सबको देख लूंगा, क्या कर लोगे मेरा, हिलूंगा नहीं डुलूंगा नहीं। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। एक छोटी सी न्यूज है, रिसेंटली अभी सैंड स्टॉर्म देखने को मिला, यानी कि रेत का तूफान यहाँ पर अभी जो पर्टिकुलर देखने को मिला। तो इसके चलते सुएज कैनाल जो है इसको अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो सुएज कैनाल एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सुएज कैनाल होगी इजिप्ट, यहां पर एक कंट्री है, इधर हो गया रेड सी और इधर हो गया मेडिटेरेनियन सी। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करने वाली कैनाल का नाम है सुएज कैनाल। आखिर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? इस पर्टिकुलर रीजन से काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है। खासकर हमारी कंट्री में जब यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के ऊपर कंट्रोल किया गया था, तो मैक्सिमम यहां से होते हुए हमारी कंट्री में यहां पर ही आते थे।
बेसिकली, ठीक है। पर लेकिन जब सुएज कैनाल ओपन हो गए यहाँ पर, तो ये यहां से व्यापार करने के लिए आने लगे, तो हमारी कंट्री पर इनका जो पकड़ है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ये हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में तो छोड़िए, 11th की एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ेंगे ना इकोनॉमी की, तो उसमें भी दिखाया गया जब यहां पर बात की जाती है तो इस सुएज कैनाल के बारे में। आप लोगों को ये बताना है सुएज कैनाल ओपन कब हुई थी, इसका ईयर कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में हमारी कंट्री के ऊपर जो पकड़ है अंग्रेजों की वो और ज्यादा ताकतवर बन गई थी, ठीक है। तो इसके चलते ये मैप आप लोग थोड़ा सा याद रखेगा। बाकी ये सुएज कैनाल के बारे में हो गया। एक और छोटी सी न्यूज है, ये हैशटैग मीटू कैंपेन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर ये जो पर्सनैलिटी है इसमें लेफ्ट साइड पिक्चर में, तो यहां पर इनके ऊपर बेसिकली इनके द्वारा आरोप लगाया गया था इनके ऊपर, ठीक है। ये यूनियन मिनिस्टर थे, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम था एनजे अकबर। तो यहां पर इनके द्वारा आरोप लगाया गया जिनका नाम था प्रिया। तो प्रिया के द्वारा आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा इनके साथ में गलत हरकतें की गई थी। तो ये उसको उस टाइम पर तो सामने लेकर आ नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम पर ये नई नई अभी जर्नलिस्ट की फील्ड में आई थी। तो यहां पर इनके द्वारा जो गलत हरकतें की गई उसका खुलासा इनके द्वारा काफी लंबे समय बाद हैशटैग मीटू कैंपेन जो चलाया गया उसमें इनके द्वारा किया गया। तो उस हैशटैग मीटू कैंपेन में जब यहां पर इनके द्वारा आरोप लगाया गया तो इन्होंने डिफेमेशन के चार्ज लगा दिए कि मेरी इमेज को हरास करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। तो उसके चलते जब ये केस पहुंचा यहां पर कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं सही है, अपनी कोई भी ग्रीवेंस जो है ऐसी कोई बात है जो औरत जो है वो खुलकर सामने रख सकती है। तो ये उस केस को वहां पर हार गए। अब ये बोल रहे हैं मैं इस केस को लेकर हाई कोर्ट में जाऊंगा। तो देखते हैं क्या कंडीशन आगे बनती है और क्या सिचुएशन सामने निकल कर आती है। तो ये इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्यारे आर्टिकल है, एक एक कर यहां पर ये आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी होगा, जो आंसर राइटिंग आप लोग करनी है, आंसर राइटिंग जरूर करते रहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फाइनल डेस्टिनेशन तक आप लोग को आंसर राइटिंग ही पहुंचाने वाली है। पता होना चाहिए बेसिकली आप लोग किस तरीके से क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, कई सारे एंगल आप लोग यहाँ पर बताऊंगा किस तरीके से इंडिया, श्रीलंका और चाइना का एंगल है, तमिलियन कम्युनिटी का क्या एंगल है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा एब्सटेन किया गया। तो टाइटल में बोला गया यहाँ पर कि टैक्टिकल एब्सटेन, तो टैक्टिकल क्यों बोला गया इसको, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है, तो इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी इलेक्शन चलने वाले हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री में नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए, तो बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है यहाँ पर, ये आप लोगों को कई सारी बातें जानने को मिलेगी, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं, तो समझेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट जो साइड वाला आर्टिकल है यहाँ पर, ये बात की जा रही है डेमोक्रेसी के बारे में। पिछले कुछ टाइम पर हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो अभी घटी है, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी, तो उसके बारे में बात की जा रही है, आखिर क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है और इमेज कैसे इतनी धूमिल हो रही है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आसाम के अंदर जो इलेक्शन आसाम के अंदर हो रहे हैं, देखिए कई सारे एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं, आसाम के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, पुडुचेरी के अंदर, तो ये इलेक्शन वाले एरिया हैं। तो यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड आर्टिकल ऐसे आते हैं। तो आसाम के अंदर ये बताया जा रहा है अभी रिसेंटली कि फिलहाल जो है यहाँ पर अभी आसाम के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला और भी कई सारे मुद्दे देखने को मिले, तो कांग्रेस का पलटा भारी यहाँ पर देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू बीजेपी के। और तमिलनाडु में अभी यहाँ पर जो आर्टिकल निकलकर सामने आ रहा है, ये इसके चलते यहाँ पर बोला जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी को कोई ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है नहीं। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है। जो नेक्स्ट यहाँ पर ये आर्टिकल है, यहाँ पर ये वोटर बॉडीज के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कैसे हम लोग उनको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको समझे पहले, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आर्टिकल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये कोयले के यूज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को अगर नॉर्मल मोटी मोटी बात से बताया जाए, एक साइड में तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट रख रहे हैं कि 450 गीगावाट करने हम लोग कब तक, 2030 तक। अभी फिलहाल का टारगेट है कि हम लोग को बेसिकली यहाँ पर जो 175 गीगावाट का टारगेट रखा है हम लोगों ने कब तक, 2022 तक। तो ये सारे टारगेट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर चल रहे हैं। पर लेकिन एक साइड में जो अदानी है उसको अभी काफी एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो एक साइड में हम लोग कोयले के ऊपर इतना फोकस दे रहे हैं और एक साइड में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस दे रहे हैं। तो आखिर कैसे हम लोग चीजों को नॉर्मल कर पाएंगे? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो टेम्परेचर है वो कम करना है, बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लाइमेट जो चेंज के इशू को लेकर। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भी टारगेट रखा गया कि 1.5 डिग्री तक आप लोग इसको कंट्रोल करके आप लोग को रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। पर लेकिन अभी जब यहाँ पर काफी बड़ा एक एग्रीमेंट देखने को मिला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, खासकर जो माइनिंग करने की बात की जा रही है इंडिया की अदानी ग्रुप के द्वारा, ये है यहाँ पर क्यून लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये है क्वीन आइलैंड, बेसिकली क्वींसलैंड आप लोग बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वहां से अगर हम लोग कोयला लेकर आएंगे तो अपनी कंट्री में उसको यूज करेंगे, कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो कहीं किसी और पर्पज के लिए। तो हम लोग किस तरीके से इसके अंदर बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो ये देखने वाला मुद्दा होगा। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यहां पर डेटा पॉइंट है और ये कार्टून है, एक बार आप लोग पहले कार्टून देख लीजिए।
कार्टून महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में बात करें। अभी महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र के अंदर सिचुएशन इतनी खराब थी कि वहां पर पुलिस को बोला जा रहा था कि जो होटल वगैरह है, बार वगैरह है, उनसे पैसा इकट्ठा करो। 100 करोड़ रुपए यहां पर वीक आई थिंक शायद इकट्ठा करने की बात बोली गई थी। तो उसके चलते जो गठबंधन की गवर्नमेंट है उनकी अलग अलग यहां पर अभी अलग अलग डायरेक्शन में यहां पर ये दिख रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि कितनी लंबे समय तक स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि तीनों के द्वारा मिलकर गवर्नमेंट यहां पर बनाई गई थी। तो अभी क्या ये कंटिन्यूअस चल पाएगा तो समझने वाली बात होगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जॉबलेसनेस के बारे में। आज की डेट में जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहां पर वो बोला जा रहा है कि शार्पली बढ़ गया है, लगभग 20.9 अप्रैल से लेकर जून के क्वार्टर में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो रिसेंट रिलीज किया गया पीरियोडिक लेबर फोर्स के द्वारा, तो उसमें बताया जा रहा है कि टोटल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था ये यहां पर 34.7 था अगर देखा जाए, 15 से लेके 19 साल के अगर हम लोग बीच में काउंट करते हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन हमारी कंट्री में काफी खस्ता है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर देखने को मिलेंगे। इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कई सारे एरिया में। जो परसेंटेज वाइज अगर देखेगा तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, इसी के साथ में अगर देख सकते हैं यहाँ पर सारे जैसे बिहार हो गया, तो कहां पर कितना ज्यादा यहाँ पर ये चीजें तो उसको अनवील किया जा रहा है एक तरीके से। यंग वर्क फोर्स के बारे में बात की जा रही है, कहां पर कितना देखने को मिलती है, जो सबसे ज्यादा इसकी वजह से हिट हुई है। तो ये भी झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारे एक तरीके से डेटा दिखाने की एक कोशिश की जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां पर है, ठीक है। तो बेरोजगारी की दास्ता बयान कर रहा है ये डेटा पॉइंट, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नाम जो रखा गया है बोला गया टैक्टिकल अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आप लोग जाएं, मान लो कहीं पर आप लोग जाएंगे, इलेक्शन की बात कर लीजिए, जैसे इलेक्शन में आप लोग जाते हैं वोट डालने के लिए, ठीक है। तो आप लोग मान लीजिए जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर हैं यहाँ पर, ये जब तक नोटा बटन नहीं था, ठीक है, आप लोग क्या करना था, या तो आप लोग वोट देंगे किसी न किसी को, ठीक है, या तो आप लोग एक को वोट देंगे या बी को वोट देंगे, किसी न किसी को वोट देंगे, ठीक है, अगर आप लोग वहां पर वोट डालने जा रहे हैं तो। यानी कि या तो आप लोग अपोजिट में जाएंगे किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के, किसी के फेवर में वोट डालेंगे आप लोग जाकर। पर लेकिन अब नोटा आ गया तो एक अलग बात होगी, अगर नोटा को हटा दें तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। जब यूएन के अंदर वोट कराया जाता था श्रीलंका के अंदर ह्यूमन राइट के इशू को लेकर, उस टाइम पर इंडिया ने जाने से मना कर दिया। तो जाने से मना कर दिया तो ना तो फेवर में वोट दिया और ना ही अपोजिट में वोट दिया। तो ये सबसे आसान तरीका होता है एक चीज को न्यूट्रल रखने का। तो यही स्टेप यहां पर इंडिया के द्वारा फॉलो किया गया है। श्रीलंका जो है हमारी कंट्री का पड़ोसी देश है, पर लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर दुर्घटना ये देखने को मिली थी, बहुत सारे तमिलियन कम्युनिटी के जो लोग थे उनको श्रीलंका के अंदर ले जाया गया खेती बाड़ी कराने के लिए। तो जो उस टाइम पर श्रीलंका के अंदर खेती बाड़ी कराने के लिए इंडिया को ले जाया गया, तो उसके चलते वो लोग वहीं पर ही रहने लगे, खाने पीने लगे, बच्चे पैदा हुए वहीं पर रहने लगे। तो एक दशक चला जाता है जब यहाँ पर, तो लोग जो है वहीं के होकर रह जाते हैं। पर लेकिन जैसे ही श्रीलंका आजाद होता है 1948 में, तो कंडीशन खराब होने लगती है। वहां की जो कम्युनिटी है वो बोलने लगती है कि तमिलियन कम्युनिटी है, ये बाहर के लोग हमारी कंट्री में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब इनकी पास में है। नॉर्थ श्रीलंका के अंदर इस तरह की हरकतें चलने लगी, तो फिर वहां पर दुर्घटना घटने लगी। तो उसी के चलते बहुत सारे लोग की जान गई, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए तमिलियन कम्युनिटी के, और कई सारी ऐसी दुर्घटना देखने को मिली। इसी का शिकार हुए हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ये माना जाता है कि इसी के चलते उनकी जान गई। तो इसके चलते जो कंडीशन थी, इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो काफी लंबे समय से इस पर्टिकुलर पेंडुलम के चार आरोप इधर उधर घूमते रहते हैं कि रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, और खासकर लोकल पॉलिटिक्स काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अगर बात करें आज के डेट में, तो यहां पर जो श्रीलंका के चलते हमारी कंट्री में जो तमिलियन कम्युनिटी है उनके इमोशंस कनेक्ट है यहां पर। खासकर अगर बात करें जो कम्युनिटी यहां पर श्रीलंका के अंदर जिनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, हालांकि देखिए वो तो पूरी कंट्री के इमोशंस कनेक्ट रहते हैं, पर लेकिन फिर भी अगर कोई पड़ोसी है और उसके साथ में ज्यादा इमोशंस रहता है एज कंपेयर टू जो कोई दूर का इंसान हो गया, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। आखिर हुआ क्या, इंडिया के द्वारा यहां पर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, जो वोटिंग यहां पर हो रही थी। तो इसके चलते हम लोग बेसिकली ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि अपना जो पड़ोसी है उसको हम लोग नाखुश नहीं करना चाहते थे, यानी कि पड़ोसी के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। अगर हम लोग कुछ ऐसा कर देते तो कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता कल को यहां पर हमारे रिलेशन जो है वो गड़बड़ा सकते थे। तो श्रीलंका जो है एक तरीके से वो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता, तो ये भी कंडीशन आप लोग देख सकते थे। तो तमिलियन जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, एक तरीके से उसको भी मेंटेन रखा गया है, यानी कि ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वोट से हम लोगों ने एब्सटेन किया है। 2012 में हम लोगों ने यूएन के फेवर में वोट किया था, ठीक है, अब हम लोगों ने एब्सटेन किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में हम लोग वोट अपोजिट में नहीं डाल सकते हैं। तो एक तरीके से मौका दिया गया श्रीलंका की गवर्नमेंट को, ताकि जो तमिलियन कम्युनिटी है उनके लिए इक्वलिटी, जस्टिस, डिग्निटी और पीस, इसके ऊपर फोकस देकर यहां पर ये चल सके। अगर इन चीजों के ऊपर ये फोकस नहीं दे पाते हैं तो फिर थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि चाइना जो है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो इंडिया को एक बैलेंस रखने की कोशिश की गई है, पर लेकिन उसमें भी इंडिया जो है काफी सोच समझकर ये स्टेप उठा रहा है।
वोट किया गया था 2012 में फेवर में इन्वेस्टिगेशन के, कि इन्वेस्टिगेशन की जाए आखिर ह्यूमन राइट का इतना ज्यादा हनन क्यों किया गया है श्रीलंका के अंदर। और इसी के चलते जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है उसको भी यहां पर सपोर्ट करने की कोशिश की गई, उसी के चलते यहां पर स्टेब्लिश किया गया ताकि श्रीलंका के अंदर एंट्री की जा सके। देखिए हमारी कंट्री ने एब्सटेन किया है तो इसके दो मतलब यहां पर निकाले जा रहे हैं बेसिकली। एक तो हम लोग चाहते हैं कि यहां पर जो पावर है वो श्रीलंका के जो तमिलियन कम्युनिटी है उसके हाथ में भी उनको पावर मिले और एक श्रीलंका की यूनिटी भी बनी रहे। हम लोग ये नहीं चाहते कि श्रीलंका टूटकर छोटी छोटी कंट्री में डिवाइड हो जाए, कि नॉर्थ श्रीलंका एक छोटी कंट्री बन गया, साउथ श्रीलंका एक दूसरी कंट्री बन गया। तो हम लोग उनकी यूनिटी में फोकस करते हैं। हम लोग का तो फंडा यही, हम लोग हमेशा जो लोगों को मिलाकर जुलाकर एक साथ मिलाकर रखने वाले लोग हैं। हम लोग किसी भी कंट्री में कोई भी इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा ही यहां पर एक तरीके से बोला जा सकता है, एक अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से अगर बात करें, अनफॉर्चुनेट है हालांकि अगर प्रेजेंट टाइम पर आप लोग बात करें, अगर देखिए यहां पर जो विड्रॉ किया गया कमिटमेंट जो था बेसिकली यूएनएचआरसी को लेकर, तो पहले जो गवर्नमेंट थी वो हमेशा सपोर्ट करती थी यूएनएचआरसी को मैक्सिमम टाइम। तो इसके चलते जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, रिजोल्यूशन ऑन जस्टिस है और जो अकाउंटेबिलिटी है वो कितना हम लोग यहां पर मेंटेन रख पाएंगे, क्योंकि श्रीलंका जो है प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है यहां पर वो सारी चीजें देखकर नहीं चलती है। ठीक है, हमारी कंट्री पहली गवर्नमेंट वोट डालती है, पर अगर श्रीलंका की प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में आप लोग बात करें वो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं, जो जिस तरीके से यहां पर इसको बेसिकली चीजों को सपोर्ट करना था पहले वाली गवर्नमेंट के तरीके। पहले वाली गवर्नमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी या फिर रिजोल्यूशन के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रही है, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उससे अपने हाथ खींच लिए। तो क्या हम लोग चीजों को नॉर्मल कर पाएंगे? यूएन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी रिपोर्ट में कंसर्न दिखाए गए हैं कि मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है, इनके मिलिट्री के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है चीजों को। इसी के साथ में जो कई सारे ह्यूमन राइट के जो डिफेंडर हैं, ह्यूमन राइट को सपोर्ट करने वाले और कई सारे एनजीओ हैं, उनको भी सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है कंट्री के अंदर। और साथ ही साथ में यहां पर कई सारे उल्टे सीधे भाषण भी दिए जा रहे हैं कंट्री के अंदर, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को ध्यान में न रखते हुए बातें बोली जा रही है। तो इसके बारे में बातें बोली गई बैलेंस बनाने के लिए। इंडिया का जो कंसर्न है श्रीलंका को लेकर वो डिफरेंट रहता है रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर कई सारी बातें देखने को मिलेगी। एक तो तमिलियन कम्युनिटी है हमारी, तो अगर हम लोग पता चला गवर्नमेंट के खिलाफ में जा रहे हैं तो तमिलियन कम्युनिटी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि वहां पर शांति बनी रहे और पावर शेयरिंग का फॉर्मूला रहे। पावर शेयरिंग मतलब यानी कि तमिलियन कम्युनिटी की जो तमिलियन पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी प्रॉपर वे में पावर मिले ताकि वो अपने एरिया का वेलफेयर कर सकें। तो इसके चलते सुलह वाला पोर्शन ज्यादा बेटर लगता है इंडिया को, ना कि अपोजिट में जाकर। अपोजिट में जाकर काम बिगड़ने ही बिगड़ने वाला है। तो इसलिए ये एक न्यूट्रल स्टेप जो उठाया गया ये काफी हद तक सही स्टेप यहां पर बोला जा रहा है राइटर के द्वारा, कि एक तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि आगे चलकर डिवोल्यूशन रेदर देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा बढ़िया नहीं है, पर हां अगर आप लोग एक तरीके से वहां पर पावर दे पाते हैं यहां पर तमिलियन कम्युनिटी के हाथ में, तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप हो जाएगी आगे चलकर। तो इसके चलते यहां पर जो हालांकि जो इंडिया के बारे में अगर बात करें, ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है हमारी कंट्री के ऊपर। तो इसके चलते डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिलती है, क्योंकि आज की डेट में कंडीशन ये रहती है, अगर हम लोग वो तो सोच तो यही रहते कि कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में जाकर वोट करें, तो हम लोगों ने सपोर्ट में भी नहीं किया और अपोज में भी नहीं किया। क्योंकि अपोज में इसलिए नहीं किया, आप लोग समझ सकते हैं रिलेशन श्रीलंका के साथ में, और सपोर्ट में इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी कंट्री में खुद भी तमिलियन कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लोगों ने वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली है कि जो भी हरकतें इनके द्वारा की गई है, लोगों को मारा गया है, सप्रेस किया गया, दुनिया भर का नरसंहार किया गया है, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसलिए एक बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चाइनीज प्रेजेंस है नेशन के अंदर, तो कल को ये हमारे लिए खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ में जो तमिलियन सेंटीमेंट है वो यहां पर एक साइड में रख दिए गए हैं। अगर देखा जाए वो सोच रहे थे कि अपोजिट में जाके वोट डालेंगे, तो इसी के चलते चिदम्बरम साहब ने भी अभी यहां पर एक गुहार लगाई थी। चिदम्बरम साहब ने बोला कि ये सही नहीं है जिस तरीके से यहां पर कि एक वो नहीं है कि आप लोग यहां पर वोट अपोज में, यहां पर अपोज में वोट नहीं मतलब आप लोगों को जो यहां पर बेसिकली अपोज में वोट डालना था ताकि यहां पर एक तरीके से ये श्रीलंका के ऊपर केस चल सके ढंग से। तो उसके चलते ये लोकल जो तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहे हैं उसके चलते बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है यहां पर, जिस तरीके से अगर चीजें देखी जाए। पर लेकिन एक प्रैग्मेटिक एक स्टेप उठाना चाहिए यहां पर, एक मैच्योर स्टेप होना चाहिए प्रॉपर मेजर के साथ में, क्योंकि हमारी कंट्री के साथ है पड़ोसी देश के रिलेशन की भी जरूरत है और वहां पर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे ताकि जो कम्युनिटी है वहां पर प्रॉब्लम फेस करें। तो बिहेव लाइक ए लीडर, तो उसके चलते हम लोगों को कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो यही किया गया, बाकी आगे देखने को मिलेगा आगे क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर जो बेसिक आगे जो बात की जा रही है ये आर्ट एंड अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली दिए गए 67 यानी कि 67वां। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो कैन हेल्प द फिल्म मेकर नरेट करने के लिए जो स्टोरी है
फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर, यानी कि अगर आप लोग किसी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये मूवी वहां पर बनाई गई है, उसके बारे में अगर हम लोग जनता के सामने चीजें लिख कर आते हैं, जैसे मान लीजिए नेशनल फिल्म अवार्ड दी गई, कई सारी ऐसी मूवीज थी जो मैंने नहीं देख रखी है, ठीक है, तो मुझे लगा कि यार ये मूवी देखी जा सकती है, क्या क्या है इनके बारे में, सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ बता रही है। एक बच्चे के द्वारा तो लिख भी दिया था कल जब मैं इसके बारे में हल्का सा मैंने डिस्कस किया था कि सर आपके लिए तो कई और नई नई मूवी मिल गई देखने के लिए, इतना भी मूवी नहीं देखता हूँ यार। बेसिकली ये रहता है कि हाँ जो अच्छी मूवी लगती है जिसमें लगता है कि कुछ अच्छा है देखने के लिए, तो वो मूवी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी मूवी देखता हूँ, ठीक है। बदनाम कर दिया यार आप लोगों ने तो है मूवी के नाम पर। चलिए जो भी है, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं, पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पर बेसिक क्या है, अभी यहाँ पर 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड दिया हमारी कंट्री में, 22 मार्च को दिया। नॉर्मली जून के महीने में यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए कोविड-19 के चलते, क्योंकि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन रहा था, तो उस टाइम पर ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए, तो उस टाइम पर ये 2019 में 66वां था, अभी 2021 में 67वें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया इसी के चलते कि यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो अनाउंस जो किसके द्वारा किए गए हैं, तो एन जो चंद्र है यहाँ पर, उनके एन चंद्र के द्वारा यहाँ पर ये अनाउंस किए गए, जो कि चेयरमैन है सेंट्रल पैनल के। ये जो अवार्ड थे 1954 में ये अवार्ड सामने निकल कर आए थे, ठीक है, 1954 में ये जो अवार्ड थे ये सामने निकल कर आए थे, यानी कि इनको स्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, एक सेकेंड, ये यहां पर पहुंच गया। एक सेकेंड, अब सही है यहाँ पर, तो ये बात जो की जा रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको पर्टिकुलर, तो जो यहाँ पर चीजें आप लोग को देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है ये 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है यहाँ पर फीचर फिल्म, दूसरा होता है नॉन फीचर फिल्म, और तीसरा होता है बेस्ट जो राइटिंग ऑन सिनेमा। तो इसमें यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई अवार्ड के बारे में। अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इसी के बारे में कुछ बातें अभी समझ लेते हैं। हालांकि देखिए कई सारे जो अवार्ड है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए थे, तो वहां से आप लोगों को जो पिक्चर वगैरह शेयर की जाती हैं उनको आप लोग सेव भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में फ्यूचर के लिए, अगर उनको देखना चाहते हैं। तो देखिए नॉर्मली जोन सी मूवी हम लोग कई बार देखते नहीं है, जिनके बारे में जानते नहीं है, जैसे मलयालम हो गया, तमिलियन हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, ये मूवीज ये कल्चर भी हम लोग देख पाते हैं। एक रीजनल लैंग्वेज जो है जो उसके बारे में नेशनल लेवल पर जब कोई अवार्ड दिया जाता है तो उसके बारे में हम लोग को जानने को मिलता है। तमिलियन या फिर तेलुगु मूवी के बारे में बात करें तो कहने का मतलब ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो चीजें आज की डेट में आ रही हैं सामने निकलकर, तो काफी कॉर्नर तक पहुंच रही है। धनुष हो गया, वित्री मारन हो गया, इसी के साथ में विजय सेतुपति हो गया, तो इनको रिकॉग्नाइज किया गया बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ तमिलियन सिनेमा, यानी कि तमिलियन सिनेमा के अंदर ही नहीं, इनको बाहर भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है नेशनल लेवल पर। धनुष की जो मूवी थी यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इनको, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इनको मनोज वाजपेयी के साथ मिलाकर। तो ये आप लोगों से कई बार ऐसे जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, तो यहाँ पर ये इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है धनुष के साथ मिलकर। धनुष के साथ मिलकर जो अवार्ड मिला है उनकी जो मूवी थी जिनका नाम था असुरन, ठीक है, और मनोज वाजपेयी की भोंसले, तो यहाँ पर ये इन मूवी के लिए यहाँ पर इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। सेतुपति को यहाँ पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है सुपर डिलक्स के लिए, तो यहाँ पर ये इनकी मूवी है जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो जो हीरो थे जिनको पहले लोकल एरिया में रिकॉग्नाइज किया जाता था उनको नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कन्नड़ फिल्म है जिसका नाम है अवने श्री मनन नारायण, तो ये यहाँ पर बेस्ट एक्शन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर इनको दिया गया है। इसी के साथ में मलयालम जिसका नाम है मरक्कर, तो यहाँ पर ये लायन ऑफ द अरेबियन सी, तो बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में इनको यहाँ पर बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया। कंगना रनौत जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो यहाँ पर अभी फिलहाल ये अवार्ड देखने को मिला। बोला जा रहा है कि इनको जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया, तो इनको पंगा और मणिकर्णिका, हालांकि इनके द्वारा एक्टिंग भी अच्छी खासी की गई है, तो आप लोगों का क्या मानना है यहाँ पर, इनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये होकर अवार्ड दिया गया या फिर कोई और रोल है? क्योंकि जब बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे जॉब के लिए तो उस पर भी इन्होंने नेगेटिव कमेंट किए थे, तो उसके चलते भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज इनको किया गया था। चलिए जो भी है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बात करें तो खासी फिल्म है जिसका नाम है लेदूत, ठीक है, तो ये बेस्ट ऑटोग्राफी में इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। वाटर ब्यूरियल बेसिकली यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोनपा लैंग्वेज, तो इसमें बेस्ट फिल्म इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए अवार्ड इनको यहाँ पर दिया गया। तो नेशनल जो अवार्ड है वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। रीजन इसका बहुत बड़ा क्या हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ठीक है, इसी के साथ में नेटफ्लिक्स हो गया, तो काफी लार्ज स्केल पर लोग इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके चलते आप लोगों से, जिसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये बेसिकली आज की डेट में जो आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं उन पर दुनिया भर की सीरीज आज के डेट में चल रही है अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, तो वहां पर काफी लार्ज स्केल पर एक ऑडियंस बेस देखने को मिल रहा है। इंटरनेट सबके पास में हो ही गया है, तो इसके चलते जो डिजिटल ये मीडिया है काफी लार्ज स्केल पर लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से यहाँ पर जो फिल्म मेकर हैं वो कॉर्नर जो एरिया है वहां से भी निकल कर आज के डेट में हमारे सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कल्चर है वो और ज्यादा लार्ज स्केल पर लोगों से पहुंच पा रही है, जिनको हम लोग समझते भी नहीं थे पहले, जानते भी नहीं थे, वो भी चीजें अब सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि हाँ चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में यहां पर आगे बढ़ रही हैं। बाकी यहां पर एक तरीके से जो कैसी मूवी होती है जिनको ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो जो हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। डायरेक्टर जो यहां पर बात की जा रही है, जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया, ये बेसिकली जो इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, जो जूरी होती है वो अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हालांकि बोला जाता है कि यहाँ पर इससे इन्फ्लुएंस नहीं होती है, ये इससे दूर रहती है, पर लेकिन आप लोगों को पता है यार, देखिए गवर्नमेंट जो पावर में होती है उससे इन्फ्लुएंस न होना ये काफी हद तक एक टफ काम है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा हो ही जाता है। मोस्ट जो फिल्म फ्रेंडली स्टेट यहां पर है वो है सिक्किम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लास्ट ईयर जो 66th एडिशन था यहां पर, उसमें यहां पर बात देखने को मिली, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को 4 अवार्ड दिए गए थे। ठीक है, तो ये सिक्किम जो है बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य बोला गया है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिक्किम कहां पर है, तो आप लोग देखते हैं ये हो गया सिक्किम हमारी कंट्री का, जो कि भूटान, नेपाल और जो बेसिकली चाइना के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। एक सेकेंड, ये वाला आर्टिकल पहले देखिए। ये वाला आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है पानी के बारे में। वाटर के अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग उसको कैसे बताएंगे। पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर फ्रेश वाटर के बारे में बात करें तो 3% फ्रेश वाटर है, बाकी का 97% जो पानी है वो आप लोगों को खारा पानी, नमका पानी, नमकीन पानी देखने को मिलेगा समुद्र के अंदर। तो उसी के बारे में यहां पर अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पीने लायक पानी है, नहाने धोने खाने लायक पानी है, वो 3% है। अब ये 3% कैसे कैसे है, 3% में जो ग्राउंड वाटर है वो लगभग 30% देखने को मिलेगा। जो ग्लेशियर आइसबर्ग की फॉर्म में, जो आइस कैप की फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये लगभग 68 या फिर 70% आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, बाकी 0.9% बोला गया सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में भी अगर आप लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसमें से 2% आप लोगों को रिवर में देखने को मिलेगा। जो बड़ी बड़ी नदियां बोलते हैं ना, उसमें 2 रिवर है। स्वैम्प के अंदर आप लोगों को जो दलदल वाला एरिया है यहाँ पर, ये 11% देखने को मिलेगा। और जो लेक है, बड़ी बड़ी जो लेक देखने को मिलेगी, उसके अंदर आप लोगों को 87% वाटर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये टोटल फ्रेश वाटर है। तो ये मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू यहाँ पर बता दिया कि कैसे कैसे पानी है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल रहने वाला है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर रहने वाला है। समझते हैं क्या क्या बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये बोला गया कि नीति आयोग और वाटर एड के द्वारा भी यहां पर बताया गया कि 70% जो इंडिया का सरफेस और ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेटेड आज के डेट में हो चुका है। तो इसके चलते ये सारी जो हरकतें की गई हैं, ये हम जैसे लोगों के द्वारा हरकतें की गई हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, और इसके चलते पेंडेमिक का शिकार भी हम लोग हो रहे हैं। आज की डेट में अगर बात करें, दुनिया भर की उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं। चाइना के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो ऐसे ऐसे जानवर भी खाए जाते हैं कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सोचा जाता है कुत्तों को खाते हैं, इंसानों को खाते हैं, इंसानों तक भी वहां पर खाए जाते हैं। ये भी एक बार खबर सामने निकल कर आई थी। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग एक नेचर के खिलाफ जाकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इसमें बैलेंस बना पाएंगे तो देखने वाली बात है। तो वाइल्ड एनिमल जो आज के में देखने को मिलते हैं वो इंसानों के एरिया में आते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसका अपोजिट सही है, हम लोग जो एनिमल के एरिया में जाकर घुस रहे हैं, तो सोर्स ऑफ जो वायरस है वो भी यहां पर हमारे साथ में कनेक्ट हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जूनोटिक बीमारी नजर आती है। जूनोटिक बीमारी का क्या मतलब होता है, वो बीमारी जो जानवरों से इंसान के अंदर आती है। तो ऐसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि आज की डेट में जितने लार्ज स्केल पर हम लोग वेस्ट वाटर जो है वो ड्रिंकिंग बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, यूके के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है, जो कोरोना वायरस 2 है, ये बीमारी के वायरस अभी यहां पर पानी के अंदर देखने को मिले। तो पानी के अंदर जो सीवेज होता है बेसिकली सिडनी के अंदर निकल कर आया, और इसी के अंदर ये रिसर्च की गई, स्कॉटलैंड के अंदर भी यहां पर ये वायरस देखने को मिला, पानी के अंदर भी। तो यानी कि इतना ज्यादा हम लोग चीजों को बर्बाद करें कि ये जो वायरस है ये इंसानों के अंदर डायरेक्ट घुस सकते हैं और हम लोग इनको सुधार भी नहीं पाएंगे। वाटर बॉडी जो है अगर बात की जाए जो कंटेमिनेटेड हो रही है काफी लार्ज स्केल पर, तो उसके चलते जो वाटर बॉडी है, ग्राउंड वाटर है, उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। और अगर आज सुधारने बैठते हैं तो लगभग 10 साल लग जाएंगे, यानी कि एक डिकेड, एक दशक लग जाएगा। ये इतना आसान काम नहीं है कि आप लोगों ने अलादीन का चिराग उठाया और चीजें सही कर डाली। तो इसको एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा।
पुअर क्वालिटी ऑफ इंडिया, अगर वाटर के बारे में बात करें इंडिया के अंदर, तो ये काफी खतरनाक है। हमारी कंट्री में 3 लाख करोड़ दिए गए नल से जल, यानी कि जो टोटी का पानी होता है ना, टैप वाटर, टैपिंग वाटर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए। 2024 तक का हमारी कंट्री में टारगेट ये है कि जो गांव है, रूरल इंडिया है, उसके अंदर हम लोग को एक ढंग का पीने का पानी प्रोवाइड कराना है। पर लेकिन पीने का पानी प्रोवाइड कैसे कराएंगे, क्योंकि आज की डेट में जो पानी आप लोग यहां पर लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी न किसी तरीके से वो कॉन्टेमिनेटेड हो चुके हैं। तो आप लोग या तो उसको यूज कीजिए कि आप लोग रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ यूज कीजिए, तो आप लोग प्योर वाटर ले सकते हैं। पर लेकिन जो आरओ वाला प्योर वाटर होता है वो हेल्दी नहीं होता है। ये बोला जाता है कि उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी खत्म कर देता है ये आरओ। कंप्लीटली आप लोगों को पानी जो देखने को मिलेगा वो कंटेमिनेटेड तो नहीं होगा, पर लेकिन उसके अंदर कोई मिनरल्स वगैरह भी नहीं होंगे, जो कि लंबे समय तक अगर यूज किया जाए तो इंसानों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। दूसरा जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आरओ जो है वो आप लोगों का जो वायरस कोई मिला होगा पानी के अंदर उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। अब न्यूट्रलाइज यूज किया जाएगा अगर यहां पर न्यूट्रलाइज वायरस को करना है तो अल्ट्रा वायलेट एक्वागार्ड आप लोगों को यूज करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, जो कि काफी कॉस्टली होता है, तो सब उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप लोग यहां पर वायरस वाला पानी पिएंगे या फिर केमिकल वाला पानी पिएंगे, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो यूज किया है ये पानी से केमिकल जो कंटेमिनेशन है, यानी कि इसके अंदर जो गंदगी मिली है केमिकली, वो आप लोग नहीं हटा पाएंगे। तो यानी कि हमारे पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक प्रॉपर वे में कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं है जो कि आप लोग केमिकल कंटेमिनेशन भी हटा सके और वायरस को भी मार सके। तो दोनों में से एक ही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर दोनों सिस्टम आप लोगों को पैरेलल में यूज करने पड़ेंगे। तो ये ऐसी दुविधा आ चुकी है आज के दिन में कि हम लोग अपने ही हाथों मारे जाने वाली कगार पर आकर खड़े हो चुके हैं। तो कोई टेक्नोलॉजिकल अभी इसका कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है अकॉर्डिंग टू राइटर, पर लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा भी फोकस देकर चलें, हमारे पास में जो नेचुरल जो वाटर और जो सोइल के अंदर जो पानी है उसको अगर थोड़ा सा कंजर्व करके चलें तो सोल्यूशन निकल सकता है। यानी कि हम लोग अपने पानी की जो वाटर बॉडीज हैं उनको थोड़ा सा सहज कर यूज करें। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी के तरीके से सोच रहे फ्री में मिल रहा है तो कुछ भी कर लो इसके साथ में, तो वो हमारी गलत फहमी है और उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पहले तो ये बोला गया कि जो वाटर बिलो आज के में जो फॉरेस्ट एरिया है जहां पर भी उसके नीचे जो पानी है, क्योंकि ना तो वहां पर कोई खेती हो रही है, उसके नीचे जो पानी है वो काफी अच्छा पानी है। बाकी कई सारे जो फ्लड प्लेन है रिवर के अंदर एक्वाफर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक्वाफर क्या होता है, बेसिकली जो पानी निकल आता है जब नल आप लोग डालते हैं जमीन के अंदर में, तो उससे जो पानी निकल कर आता है, तो एक्वाफर से पानी निकल कर आता है। वो एक्वाफर में पानी कहां से आता है, तो जैसे बारिश होती है तो बारिश उसको रिचार्ज करती है, और जहां जहां पर कच्चा होता है वहां पर बारिश उसको रिचार्ज करती है। पर आज के दिन तो हर जगह बिल्डिंग पक्की रोड बनाई जा रही है, तो इसके चलते जो वाटर टेबल है वो भी हमारे ढंग से रिचार्ज नहीं हो पाती है, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं जो इंसानों के द्वारा की गई है और डिस्ट्रॉय कर दिए गए नेचुरल सिस्टम। तो आने वाले टाइम में अगर हम लोग प्रॉपर में नहीं सुधरे तो हम लोग को वायरस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग खुद ही अपने लिए वायरस बन गए। ऐसी दुविधा में हम लोग आज के दिन में आकर पड़ गए हैं। तो अंडरग्राउंड स्टोरेज जो है, जो हम लोग को बेसिकली जो जैसे बारिश आती है उसके बेस पर रिचार्ज हो जाते हैं, तो ये साइकिल होती है वो हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। और प्रॉपर सिटी जो टाउन है उनको भी हम लोग प्रॉपर वे में पानी पहुंचा पाएंगे अगर इन वाटर बॉडीज के ऊपर हम लोग ध्यान देकर चलते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि थोड़ा सा इंसानों को सुधारना पड़ेगा अगर रियलिटी में इन चीजों को सुधारना चाहते हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात की जा रही है इंडिया के बारे में, तो इंडिया हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं ना डेमोक्रेसी है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी की वैल्यू है वो भी घटती हुई नजर आ रही है। किस किस बेस पर बोला गया है, इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे हमारी कंट्री में पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, तो गवर्नमेंट के द्वारा उसको जरा सा भी सपोर्ट नहीं किया गया, अपोज किया गया उसका दबाकर, जिसके चलते हमारी कंट्री में कई सारे मीडिया हाउसेज हैं, कई सारे जर्नलिस्ट हैं, उनको पकड़ पकड़ कर जेल में भी डाला गया। कई सारी कंडीशन देखने को मिली। सेम कंडीशन अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चला था उसमें देखने को मिली, कई सारे लोगों को यहाँ पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया। तो इसके चलते हमारी कंट्री के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी अब डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर नहीं रही है। यूनाइटेड स्टेट बेस्ड यहाँ पर फ्रीडम हाउसेज है और स्वीडन बेस्ड जो वी डैम इंस्टीट्यूट है उसने हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी का जो ओहदा था वो डिग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, तो इलेक्टेड डेमोक्रेसी जो थी यहाँ पर नॉर्मल, उसको ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया कि ऑटोक्रेटिक यानी कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में पावर आ गई है और वो अपनी मनमानी कर रही है। तो ऐसी चीज देखने को मिल रही है। तो ब्रिटिश के अंदर भी हमारी कंट्री के बारे में डिबेट किया था। तो मार्च 2021 में मार्च 2021 में उनके द्वारा डिबेट किया गया हमारी कंट्री में कई सारे मुद्दों को लेकर, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर, सेफ्टी ऑफ फार्मर को लेकर, और इसके चलते कई सारे और मुद्दे डिस्कस किए गए। तो हमारी कंट्री ने भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है यहाँ पर। ऐसा है कि तुम हमारी कंट्री के बारे में अपनी पार्लियामेंट के अंदर, अपनी असेंबली के अंदर कुछ डिस्कस करोगे तो चुप हम भी नहीं बैठने वाले हैं। तो इंडिया के द्वारा भी क्रिटिसाइज कर दिया गया 15 मार्च को जो रेसिज्म देखने को मिल रहा है, जातिवाद देखने को मिल रहा है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो जैसे को तैसी वाले फंडा यहाँ पर अप्लाई करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अगर तुम हमारे बारे में डिस्कस करोगे अपनी पार्लियामेंट के अंदर तो हम भी तुम्हारे बारे में डिस्कस कर सकते हैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर। तो इसके चलते देखिए जो लंदन है वहां काफी ह्यूज हमारी जनता देखने को मिलती है डायस्पोरा के तौर पर जो रह रहे हैं हमारी कंट्री के लोग वहां पर। हालांकि उनके द्वारा बाद में बोला गया स्टेटमेंट देते हुए कि लार्जेस्ट फंक्शनिंग
फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर में। तो नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। हमारी कंट्री के द्वारा भी ऐसा काम किया जाता है, जैसे वैक्सीन मैत्री को लेकर हम लोग अपने क्रिटिसिज्म को काउंटर कर रहे हैं। कोई भी कंट्री हम लोग को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है क्योंकि हम लोग उनको वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमारे साथ में नॉर्मल रिलेशन रखने की कोशिश कर रही है। अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब आप लोगों ने फंडा देखा तो कश्मीर के अंदर कई सारे लोगों को यहां पर हमारे द्वारा भेजा गया विजिट करने के लिए कि कंडीशन कैसी चल रही है उसको समझे। यूरोपियन पॉलिटिशियन को क्यों भेजा गया? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नॉर्मलसी दिखाई जाए हमारी कंट्री के बारे में। उससे काफी सारे इंपैक्ट पड़ते हैं, हम लोग को हथियार मिलते हैं, हम लोग को FDI मिलती है, हम लोग को UN के अंदर सपोर्ट मिलती है। तो इसके चलते अगर हम लोग अपनी कंट्री का एक ऐसा नॉर्मल फेस बाहर दिखाएंगे तब ये चीजें पॉसिबल है। अगर वो हम लोग नहीं दिखा पाते हैं तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो वही सारी बातें यहां पर बताई जा रही है बेसिकली कि एक तरीके से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन उसको दिखाने से भी रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इसके चलते हमारी कंट्री की जो इमेज है वो फिलहाल अभी डेमोक्रेसी के फील्ड में डाउन हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में था यहाँ पर ये आर्टिकल, एक हल्का सा तो आइडिया कम से कम होना चाहिए कि रियलिटी में चल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने सुलू सी के बारे में बोला जा रहा है, नॉर्थ पैसिफिक क्वेश्चन के अंदर ये देखने को मिलता है। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर बोर्नियो जो कि बेसिकली इंडोनेशिया के अंदर है, और जो फिलीपीन के बारे में बात की जा रही है सदन, ये आप लोग को एक्जैक्ट लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी। स्टेटमेंट कौन सही है? में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोर्ड, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? सी है सही आंसर। यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। एक्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए, ये सुलूसी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऊपर हो गया फिलीपीन, यहाँ पर इधर आप लोग अपनी कंट्री के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं कहां पर ये लोकेटेड है। ये हो गया साउथ चाइना सी, यहाँ पर हो गया फिलीपीन सी, ईस्ट चाइना सी ऊपर हो गया, यहाँ पर ये गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, अंडमान सी हो गया हमारी कंट्री वाला, बे ऑफ बंगाल हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर लेक सी। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये अरेबियन हो गया। तो ये पर्टिकुलर मैप आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एक्जैक्ट यहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।